आज की वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज जो है वो हमारी थर्ड और लास्ट एपिसोड है जो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ कोरा की इस थ्रेड के ऊपर। जिन लोगों ने फर्स्ट 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो के बाद वो 2 एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तो कोई टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो हमारी रीजंस हैं नॉट टू मूव टू जर्मनी की। तो मेरे सामने ये अगला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ लॉ जोंटाग्स हुआ everything is closed on Sundays, which can be depressing and inconvenient. It is a bit difficult to understand how some shops and supermarkets are open till late night, some even till midnight during the week, and the government and politicians don't bat an eye. But if shops are open on a Sunday, they'll complain and punish them. Honestly speaking, ये पॉइंट जो है वो मोर और लेस आप कह लें कि ठीक है, क्योंकि जो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जोंटाग्स हुआ है क्या। जोंटाग जर्मन में संडे को कहते हैं और हुआ जो है वो रेस्ट को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं आपके लॉ है मैंडेटरी संडे रेस्ट का। और इसमें अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि जर्मनी जो है, ये यूरोप जो है, ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, तो उनकी ये एक रिलीजियस इसका बैकग्राउंड है इस संडे की हॉलीडे का, क्योंकि वो ये इनक्रेज करना चाहते थे जब ये लॉ आया था कि लोग जो हैं वो संडे को चर्च जा सकें, वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो कर सकें। और इसकी पीछे बड़ी जो है ना वो पास में रही है कि बहुत पहले जो है वो काम भी करवाया जाता था लोगों से संडे को। फिर दोबारा वो जो किंग विल्हेम था इनका, जो लास्ट एम्परर था जर्मनी का, फिर उसने कहा कि नहीं, संडे को जो है वो ट्रेड पे बैन लगना चाहिए। तो इसमें लोगों के फॉर और अगेंस्ट दोनों जो है ना वो जर्मनी में आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये स्टेट वाइज भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कुछ स्टेट्स में जो है वो छोटी छोटी जो शॉप्स हैं संडे को वो भी अलाउ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जर्मनी के अंदर जहाँ पे इवन जो कार वॉशिंग है वो भी संडे को, वो शॉप्स भी, वो दुकानें भी बंद होती हैं, क्योंकि वो भी उनके ख्याल में वो नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो उस दिन जो है वो रेस्ट होना चाहिए और लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं मिलनी चाहिए। मगर वो अगेन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। इसमें मैं अपना ये कहूँगा कि मुझे, क्योंकि मैं इसे इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि जब मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि जब मैं भी शुरू में आया था जर्मनी, तो आपको ये थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि आप यूज़ टू नहीं होते कि संडे को जो है वो दुकानें बंद है तो मैं ग्रोसरीज वगैरह पे जाना है तो मैं किस वक्त जाऊँ। एज अ स्टूडेंट आप प्रॉब्ली इतना नोटिस नहीं करते, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको ड्यूरिंग द वीक भी आपकी क्लासेस के दरमियान आपको अक्सर टाइम मिल जाता है कि आप अपनी ग्रोसरीज या इस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। मगर जब मैंने पहली दफ़ा काम करना शुरू किया था जर्मनी में फुल टाइम, जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो 40 आवर्स अ वीक की, उसमें फिर आपको ये थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि यार मैं 5 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद सैटरडे संडे मेरा रिलैक्स करने के लिए आता है। उसमें भी जो है वो मुझे सैटरडे को अब ग्रोसरीज करनी है या कुछ ख़रीदने जाना है और संडे को तो सब कुछ बंद होता है। तो वहाँ पे आपको होता है थोड़ा सा इशू। लेकिन अगेन जहाँ तक मुझे याद है कि आई थिंक प्रॉब्ली 4-5 महीने आपको लग जाते हैं, 3-4 महीने लग जाते हैं, तो आप यू गेट यूज टू इट। और उसमें फिर वो इवन जो बहुत बड़े शहर हैं, बर्लिन की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि इवन बर्लिन में 2-3 ऐसे सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो इवन संडे को भी ओपन होते हैं। सारे नहीं होते लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल परमिशन है। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स संडे को अगर आप जाएँ तो बहुत रश होता है, लेकिन ये कि वो भी आपको मिल जाते हैं। मगर ये छोटे शहरों में जर्मनी के आपको नहीं मिलेंगे। ये कोई बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं बर्लिन की, क्योंकि वो कैपिटल है, तो इस हिसाब से उसमें ये होता है। बाकी ये कि उसमें लोग ये कहते हैं कि देखो, अगर जो जो वर्किंग क्लास है, ये जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो हैं उनको भी तो कोई रेस्ट का दिन चाहिए, तो उनके लिए ये लॉ होना चाहिए और उनको रेस्ट मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो उस पर भी उनको काम करने पे वो मजबूर हो जाएंगे। कुछ ये कहते हैं कि यार जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, जैसे ईटरीज हो गई, ये छोटी यहाँ पे उसको स्पेटी कहते हैं, जो जहाँ से आप डेली आइटम्स ले सकते हैं, जैसे हमारे करियाना स्टोर टाइप होते हैं, कि अगर आप बड़े जो लेबल्स हैं उनको संडे को अलाउ कर देंगे तो फिर वो उनका कंपटीशन जो आ जाएगा और उनकी जो बेचारों की लगी हुई है अभी रोज़गार, वो भी चला जाएगा जिनको संडे को इजाज़त मिली हुई है। तो इसमें बहुत लोग फॉर और अगेंस्ट देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है इसका, तो अगेन हो सकता है कि शुरू में आपको ऑड लगे, मगर यू गेट यूज टू इट। मगर यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि रीजंस नॉट टू मूव टू जर्मनी। सो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये बहुत एग्जैजुरेटेड रीज़न है, कि इतनी बड़ी भी ये कोई मसला नहीं है कि अगर वो संडे को नहीं खुली, क्योंकि सारे लोग ही के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, तो यू गेट यूज टू इट इवेंचुअली। इसलिए इसको कोई इतनी वेटेज नहीं मैं दूंगा इस पॉइंट को भी। ये आपको कोई ऐसा हर्डल प्रोवाइड नहीं करेगी। और राइट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
ये दूसरा पॉइंट आ गया जिसमें जो है वो मुझे थोड़ा बहुत एग्री करना पड़ेगा। इस पॉइंट में है वियर्ड ऑब्सेशन विद कैश। एट फर्स्ट गिवन माई बैकग्राउंड, एंड आई थिंक इसका बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया कि शायद साउथ अमेरिका से है, आई थॉट दे डिड इट टू अवॉइड टैक्सेस. But no, some Germans told me it has to do with privacy matters and surveillance. Germans are somehow obsessed with it, and in a lot of places they would only accept cash, which is pretty annoying and inconvenient, especially if you go out for a dinner at a moderately fancy place. Who carries 80 euros in cash in this day and age? If you come from Sweden, this will make you cry. ओके यार, इससे दोबारा जो है वो मुझे थोड़ा सा एग्री करना पड़ेगा इस बात के ऊपर, कि बल्कि ज़्यादा ही एग्री करना पड़ेगा कि कैश की वाकई एक ऑब्सेशन है जर्मनी के अंदर, स्पेशली अगर आप कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्री से या स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जो बहुत ही ज़्यादा कैशलेस आप कह सकते हैं, ये डिजिटली जो है वो पे करते हैं। जर्मनी में जैसे मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं कि अब मैं किसी कॉफ़ी शॉप में जाता हूं और कुछ बड़ी कॉफ़ी शॉप्स होती हैं जैसे आइंस्टाइन कॉफ़ी हो गई या और इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, स्टारबक्स वगैरह हो गई, वहाँ पे आपको कार्ड मशीन मिल जाती है, वहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड से इसी कार्ड से पे कर सकते हैं। लेकिन छोटी जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं गलियों में जो बनी होती हैं स्ट्रीट्स में, वहाँ पे अगर आप जाएं तो अब आप हर वक्त जो है ना आपको वो कैश रखना पड़ता है, उनके पास कोई मशीन्स नहीं होती। इसी तरह आप लोग और जो जैसे फूड स्टॉल्स होते हैं उनके ऊपर भी रेयर है, जैसे ये फलाफल हो गए या इस तरह के जो फास्ट फूड होता है, वहाँ पे जाएं तो आपको कैश से ही पे करना पड़ेगा। और ये वाकई बात ठीक है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जर्मनी में ये इशू आ सकता है कि आपको अपने साथ कैश कैरी करना पड़ता है। इसमें मैंने एक बड़े इंटरेस्टिंग एक दफ़ा एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि यूरोपियन यूनियन में उन्होंने ये सर्वे किया था कि एवरेज जो जर्मन है वो तकरीबन 108 या 109 यूरो कैश जो है वो अपने वॉलेट में हर वक्त रखता है। यानी कि एज एन एवरेज उन्होंने बताया, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ही है, लेकिन क्योंकि और ये बात ठीक भी है, वरना आपको बार बार जो है वो एटीएम पे जाना पड़ता है। मेरे साथ खुद भी ये होता है अक्सर, क्योंकि मैं भी प्रेफर करता हूँ कि मैं कार्ड से ही पे करूँ। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो उसको थोड़ा सा आप कह लें कि वो प्रॉब्ली ये पॉइंट सही है कि उनको रियल कैश जो है वो उसको फील करना चाहते हैं और वो उनको ज़्यादा सिक्योर लगता है। स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है वो डिजिटली बिल्कुल मूव नहीं करना चाहते ऑनलाइन बैंकिंग की और जो कार्ड सिस्टम है उसकी तरफ, स्कैम्स की वजह से या जो भी वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है उनके लिए। ये एक प्रॉब्लम मैंने भी देखा है। मगर इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी जो कोरोना आया है, अब तो 1-2 साल होने वाले हैं कोरोना को, तो इसकी वजह से जर्मन्स जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं कैशलेस जो पेमेंट्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि कोरोना में ऑफ कोर्स वो फिर टच नहीं करना चाहते उन सिक्कों को या करेंसी को कि उसमें अगर जर्म्स हों या वो पता नहीं कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आ रहे हों। तो ये प्रॉब्ली आप कह लें कि एक एडवांटेज इस हिसाब से हुआ कि कोरोना की वजह से जो कैश की ऑब्सेशन है वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अभी भी फिर भी जैसे इसने स्वीडन की एग्जांपल दी है, सही एग्जांपल दी है कि स्कैंडिनेविया में जो है वो काफ़ी कैशलेस है और जर्मनी के अंदर आपको फिर भी ज़्यादा मिलेगा कैश। मगर ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आई थिंक प्रॉब्ली इस पर किसी वीडियो पे डिटेल में जो है ना वो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्यों ये इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन है इनकी कैश के ऊपर। तो इस पॉइंट से भाई मैं एग्री करता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के फ़ैन है कि आपने हर जगह कार्ड से पे करना है, 1 यूरो भी 2 यूरो भी, अगर तो फिर आपको कुछ इश्यूज़ पेश आ सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि यार अब इसका आप रीजंस नॉट टू मूव में नहीं डाल सकते, ये मैं एग्री करता हूँ उसके, लेकिन उसमें ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है कि ये आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस कर देगा या इनकन्वीनियंस थोड़ी सी ज़रूर आप लोगों को हो सकती है। अच्छा भाई, अभी तो इसके पॉइंट ऐसे आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत एग्री करना पड़ रहा है। ऑलराइट, अगले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अगला पॉइंट कहाँ गया? हाँ, मैनर्स। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। इसने कहा कि मैनर्स, if you live in Berlin, you will experience that people overall have terrible manners. They won't greet you, hold the door for you, say thank you, or care about your existence. Some of them argue we are real people and we prefer this to the fake kindness the Americans have. I agree on that, but they could still use some basic manners. Like in the rest of Germany, people from Hamburg, Stuttgart, or München are very friendly. Okay. वेल टू बी ऑनेस्ट, इसमें मैं ये बताऊँ कि म्यूनिख के बारे में बाकी जर्मनी के जो लोग हैं उनका और एटीट्यूड वो और उनकी स्टीरियोटाइप बनी हुई है, वो कहते हैं कि वो ज़्यादा एरोगेंट है जो म्यूनिख के लोग हैं। मगर इसमें मैं जनरली आपको ये बताऊँ कि यार ये जो मैनर्स वाली बात है, आई डोंट थिंक कि मैं इससे एग्री करूँगा ये जो कह रहा है, क्योंकि इसका बर्लिन का एक्सपीरियंस है और मेरा भी बर्लिन का एक्सपीरियंस है। तो अगेन ये फिर बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आ जाती है कि अब आप किस तरह की एरिया में रह रहे हैं, किस तरह की बिल्डिंग में रह रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं,
क्या उनका माइंडसेट कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरह के लोग हैं, इससे ये बड़ा डिपेंड करता है। मैंने जहाँ तक नोट किए, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ या रहा हूँ बर्लिन के अंदर, तो मोर और लेस वो ओके, ना वो कोई बहुत ओवर फ्रेंडली है, ना वो कोई आप ये कह लें कि वो बिल्कुल ही आपको इग्नोर कर देते हैं, या हाँ वो सलाम का, आप सलाम मैं कह रहा हूँ, या आप उनको अगर कोई हेलो हाई करें तो उसका वो जवाब नहीं आपको देते। तो ये हुआ है, और ये कभी भी एक किसी के साथ भी हो सकता है। एक दफ़ा मुझे याद है कि ये इंसिडेंट हुआ था कि मैं एक बिल्डिंग में रह रहा था, तो वहाँ पे मैं आई थिंक लिफ्ट में गया, तो मैंने कोई वहाँ पे, उसमें कोई औरत थी, वो काफ़ी एजिड थी, आई थिंक 70+ या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसको हेलो किया, तो उसने मुझे हेलो का जवाब नहीं दिया, और वो लिफ्ट में थी। अब पता नहीं, क्या पता उसकी हियरिंग प्रॉब्लम हो, वो सुन ना सकती हो, या उसको ये हो कि यार ये पता नहीं क्यों कह रहा है, ये कौन है, ये क्या है। मगर मैंने उसको कोई ऐसे नहीं लिया कि ओ यार ये सारे जो है वो आप इनको हेलो कहें तो ये आपको जवाब नहीं देते। सो आई डोंट थिंक कि आप ये कह सकते हैं कि मैनर्स जो हैं वो बर्लिन में लोग हैं। और बर्लिन में मैं आपको ये बात बताऊं कि बर्लिन जो सबसे ज़्यादा मल्टी कल्चरल और इंटरनेशनल सिटी है जर्मनी का। इधर तो कोई, मैं एक पढ़ रहा था रिपोर्ट में, पता नहीं 160-70 मुल्कों के लोग जो हैं वो बर्लिन में रहते हैं। तो और जितने भी लोग जब इस तरह के इंटरनेशनल लोग साथ रहते हैं, तो वो उनको पता होता है, वो एक दूसरे को इस तरह इस हिसाब से वो केयर करते हैं। उनको पता है कि यार ये भी हमारी तरह ही है, जो बाहर से आया है, यहाँ पे कुछ काम करने आया है, कुछ पढ़ने आया है, तो वो कंसिडरेट होते हैं इस लिहाज से। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि लोग जो हैं वो उसने फिर क्या है कि अमेरिकन जो हैं वो फेक करते हैं कि हाँ हम नाइस हैं, किसी से इस तरह से बात करते हैं, और जर्मन्स नहीं करते। नहीं, हो सकता है वो उसको जर्मन डायरेक्टनेस में लगाओ, ये बात ठीक है कि उनके कल्चर में, जर्मनी के कल्चर में अमेरिका से बहुत डिफरेंट है, लेकिन जर्मनी के कल्चर में डायरेक्टनेस जो है वो ज़्यादा है। अगर उनको कोई स्मॉल टॉक जो है वो शायद वो कम करें, तो इससे इसको ये फीलिंग आई हो, या कोई लोगों को ये फीलिंग आ सकती है कि ये मैनर्स नहीं है, मैं ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप उनको बाहर रोकें, फॉर एग्जांपल कॉरिडोर में अपनी बिल्डिंग के, वो आपको मिलें, आप उनको कहें कि हाँ जी क्या हाल है, ये वो, तो वो आपको आगे से कह दे कि मैंने इस वक्त अपने बच्चों के साथ कहीं जाना है, सॉरी मेरी अपॉइंटमेंट, तो वो चला जाए। अब वो वाकई बेचारा सही कह रहा है कि उसने जाना ही होगा, तो आप ये समझेंगे कि यार क्या 2 मिनट मेरे से बात नहीं कर सकता था हंस के, ताकि फिर मुझे ये फील ना होता। मगर आई थिंक ये एक डिफरेंस हो सकता है। मगर अदरवाइज बर्लिन जो है वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लोगों के लिए रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जो अगर आप साउथ एशियंस की भी एग्जांपल लेते हैं, ऑफ कोर्स जॉब वाइज जो है वो दूसरी स्टेट्स जर्मनी की जो है वो ज़्यादा हाईली पेड है, बर्लिन इतना हाईली पेड नहीं है, मगर बर्लिन के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगेन इसके ऊपर भी एक जो है वो अलग से वीडियो जो है वो बननी चाहिए। तो मैं इसको एग्री नहीं करूँगा इस पॉइंट को, और ये तो बिल्कुल, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि इंटरनेशनल लोगों को रहना ही बर्लिन में चाहिए अगर वो आएँ, तो ये तो पॉइंट है ही नहीं। इसने तो रीजंस नॉट टू मूव इन जर्मनी में लिखा हुआ है। तो अभी तो ये अगर म्यूनिख के गाँव में जाए जहाँ पे इंटरनेशनल पॉपुलेशन होती ही नहीं है, 99% जो है वो जर्मन्स रहते हैं, जर्मन्स का मतलब है कॉकेशियन रहते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं ये क्या फील करना शुरू हो जाएगा। अगर इसको बर्लिन में ये लग रहा है कि लोग इसके साथ मैनर्स नहीं पेश आ रहे, वहाँ पे तो बेचारा ये भाग ही जाएगा। तो आई डोंट एग्री विद दैट वन। अच्छा जी, अगले पे निकलते हैं। अगला पॉइंट मेरा ख्याल है ये लास्ट पॉइंट है, हाँ, सोशल इंटरेक्शन। इसमें वो कह रहा है कि यार इफ़ यू गो टू बर्लिन यू विल नोटिस दैट पीपल लिव इन स्मॉल इंडिविजुअल बबल्स, they barely interact with each other, and the norm is to live without bothering the rest of mankind much, which can be kind of cool, but usually makes everything way too impersonal to a point that sometimes reaches absurd heights. I was once yelled at by an old woman in the supermarket because she dropped an apple and I picked it up and gave it to her. She got angry because I was touching her purchased goods. This mind your business quote unquote mindset would be great if used in moderation. ओके, दो पॉइंट्स हैं इस कमेंट के जो उसने कहा है। एक उसने कहा है कि लोग बबल्स में रहते हैं, और दूसरा ये ओल्ड वुमेन की, उसने बूढ़ी औरत की कहानी बताई है। इसमें यार मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बर्लिन बहुत, क्योंकि बड़ा शहर है, तो मुख्तलिफ नेबरहुड्स में मुख्तलिफ माइंड सेट के मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं वो रहते हैं। कुछ नेबरहुड ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत सारे हिपस्टर मिल जाएंगे, कुछ नेबरहुड ऐसे हैं जिसमें आपको रिटायर्ड लोग मिल जाएंगे, कुछ नेबरहुड ऐसे हैं जिसके अंदर आपको यंग फैमिली जिन्होंने अभी अभी अपनी फैमिली स्टार्ट की है वो लोग मिल जाएंगे, कुछ नेबरहुड्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो मुख्तलिफ तरह के हैं। लेकिन मैं आपसे मैं सोच रहा हूँ ये कमेंट पढ़ने के बाद कि क्या पूरी दुनिया में ही लोग बबल्स में नहीं रहते? हर बड़े शहर में यही होता है कि जो है वो शहर नेबरहुड्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, जिसमें
कुछ एरियाज़ बहुत पॉश होते हैं, बहुत अमीर लोग उसमें रहते हैं, कुछ बहुत ही जो है वो जो इकोनॉमिकली अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उसमें रहते हैं, कुछ में मिडिल क्लास रहती है, कुछ में सिंगल ज़्यादा होते हैं, कुछ में जो है वो अब कुछ नेबरहुड ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग के अंदर बार्स हैं, क्लब्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों के पार्क हैं, कैसल्स हैं, ग्राउंड्स हैं। तो अगर इस तरह से आप देखें तो दुनिया में हर बंदा ही बबल में अपने रहता है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो इस बबल से ऊपर उठ के सरफेस पे आके चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। तो ये बर्लिन का नहीं, ये सारी दुनिया का इशू है। अब आप कोई यूट्यूब की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूट्यूब के ऊपर इस वक्त जो है वो तकरीबन 30-31 मिलियन के करीब चैनल्स हैं, और हर रोज़ कितने हज़ारों नए चैनल्स बनते हैं। अब तो इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, 30-31 मिलियन से भी ज़्यादा। तो उसमें भी अगर आप जाएँ तो हर चैनल इसी तरह ही आप ये भी कह सकते हैं कि जो जो अपनी अपनी नीश में काम कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने बबल में ही रहते हैं। तो इसको आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं और पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि वो जो हिपस्टर है वो अपने उसमें रह रहा है अगर बबल में, तो वो इसको कहेगा कि भाई तुम्हें से क्या, मैं जैसे भी रहूँ, मैं तुम्हें तो नहीं कुछ कह रहा ना, तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। और बात भी ये कि बर्लिन नोन भी इसीलिए है कि जो लोग अपनी फ्रीडम ऑफ अपनी इंडिविजुअलिटी जो एक्सप्रेस कर सकते हैं वो उसके लिए ये नोन है कि आप यहाँ पे आओ, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई आपको जो है वो रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, आपके पास हर चीज़ की फ्रीडम है, जैसे आप रहना चाहो, जिस आइडियोलॉजी को मर्जी मानना चाहो, जैसे अपना लाइफ स्टाइल भी गुजारना चाहो, एज लॉन्ग एज ऑफ कोर्स कि किसी दूसरे को आप डैमेज ना करो और लॉज को फॉलो करो। तो इस चीज़ के लिए लोग यहाँ आते भी हैं, और जर्मन्स भी जो मुख्तलिफ दूसरे छोटे शहरों से बर्लिन मूव होते हैं वो भी इसी फ्रीडम को इंजॉय करने आते हैं। तो इसलिए अगर वो बबल में रहते भी हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई इतना बड़ा है। आप अपना बबल ढूंढ लो और उनके साथ जाके रहना शुरू हो जाओ। ये प्रॉब्ली लाइक माइंडेड लोगों को बबल कह रहा है। दूसरा उसने ये कहा, जो दूसरा उसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, उसने कहा कि एक दफ़ा एक ओल्ड वुमन जो है, बूढ़ी औरत ने सुपरमार्केट के ऊपर उसका सेब नीचे गिरा तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था और वो मेरे पे चिल्लाने लग गई। तो यार ये हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, मगर ये कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं उस औरत का क्या पीछे चक्कर चल रहा था, क्या क्या पता वो थोड़ी अनस्टेबल हो, या उसका कोई पहले पास्ट कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, किसी ने उसके साथ कुछ किया हो तो वो इस तरह से डरी हो, या whatever, कुछ भी रीज़न हो सकती है यार। ये तो कोई भी कर सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं अगर किसी को कहूँ तो मुझे भी कोई बोल, आप इतने यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं जो लोग मैं एक वीडियो देख रहा था, एक उस पर भी मैं सोच रहा था रिएक्शन बनाऊँ। एक अफ्रीकन अमेरिकन एक लड़की है, तो उसने अपनी वीडियो में बताया कि वो जा रही थी, म्यूनिख में वो रहती है, तो एक बूढ़ी औरत अपने गार्डन में पानी दे रही थी, तो उसने पानी उसके ऊपर भी फेंक दिया और उसको कहा, और फिर वो लड़की आगे से तब गई, फोर्स गुस्से में आ गई, उसने उसको कुछ कहा, तो फिर वो जो अफ्रीकन अमेरिकन लड़की थी उसको फिर वो एन वर्ड जो होता है वो कहना शुरू हो गई। तो उस पर पूरी उसने वीडियो बनाई हुई थी। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है, मुझे भी कोई कह सकता है, अभी तक तो कहा नहीं है किसी ने, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और अब ये आप देखें, अब जर्मनी में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो फॉरेनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और फॉरेनर्स का मतलब है जो नॉन वाइट या जो नॉन कॉकेशियन लोग हैं, वो ये नहीं कि इस मुल्क से आ जाए या इस मुल्क से आ जाए, वो किसी को भी नहीं पसंद करते, मगर वो मेजॉरिटी में तो नहीं है, वो मिनॉरिटी में है। ऐसे लोग हैं, आपको सबको पता है जर्मनी की पास्ट का हिस्ट्री का, किसको नहीं पता। तो अगर आप इस लिहाज से कहें कि यार वो एक मैंने उसको सेब उठा के दिया तो वो हो गई, उसने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, ये काफ़ी हद तक बात ठीक भी है। और ये स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि जर्मनी के बड़े शहरों में ज़्यादा एप्लीकेबल होती है कि लोग जो हैं वो नेबर्स कौन है नहीं पता, ये वो, और वो इसीलिए ही होता है कि बहुत सारे लोग जो बड़े शहरों में मूव करते हैं वो होते ही उनका एटीट्यूड यही होता है कि वो चाहते हैं कि यार माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, यानी कि मैं जो भी करूँ तुम्हें इससे क्या। तो जो छोटे और स्मॉल साइज्ड शहर होते हैं जर्मनी में भी, वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, और वहाँ पे जो कल्चरल एस्पेक्ट है लाइफ का वो बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है। कम आपको सिंगल्स मिलते हैं, ज़्यादा जो है वो छोटी उम्र में शादी भी कर लेते हैं, जैसे एक ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम होता है जर्मनी के अंदर भी, जर्मनी की ही बात कर रहा हूँ। तो ये इंसिडेंट भी, अब एक औरत ने उसको कह दिया, उसका दिल टूट गया कि मैंने उसका सेब उठाया था, तो इस वजह से बाकियों को भी जर्मनी आना चाहिए। तो भाई ये इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये किसी के साथ भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, और किसी के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हमें अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये एक रीज़न नहीं बनती कि क्योंकि लोग बबल में रहते हैं इसलिए हमें यहाँ मूव नहीं करना चाहिए। ये यार इसका लास्ट पॉइंट था, जो कि काफ़ी एक डिटेल्ड हमारी एलैबोरेट वीडियो बन गई, क्योंकि 8-9-10 पॉइंट्स है जिसको मैंने 3 एपिसोड्स में समराइज़ करने की कोशिश की। तो आप लोग जो हैं वो अगर इस तरह के कोई और कोरा के थ्रेड्स हैं या कोई और वीडियोज़ हैं या आर्टिकल्स हैं जो आप लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर भी मैं अपना रिएक्शन दूँ, तो आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। और अगर ये वीडियो या ये पूरी सीरीज़ जो 3 एपिसोड्स मैंने की हैं ये आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हैं, तो इस वीडियो को एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और एंड में यही कहूँगा
कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।